गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर है फिजिकल नीड्स, द रिवाइज लेक्चर ऑफ फिजिकल नीड्स। फिजिकल नीड्स इट मीन्स जो फिजिकल ज़रूरी है नीड्स पेशेंट्स के लिए, वो ये लेसन में हम लोग सीखेंगे। उसमें फर्स्ट है कंफर्ट। Comfort is a state of freedom from the pain, discomfort, tension and anxiety. Comfort means what? It means a freedom from pain, anxiety and discomfort. जो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, पेन हो रहा है या एंजाइटी, घबराहट, थकावट हो रही है, उससे रिलीफ देना, उसको बोलते हैं कंफर्ट। और कंफर्ट अलग अलग डिवाइस, कंफर्ट डिवाइस यूज़ करते हैं हम इसके लिए। ओके, देन कॉजेस ऑफ डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट के कॉजेस क्या क्या है? पेन, फर्स्ट कॉज है पेन, दर्द होना। ओके, देन सेकेंड कॉज इज रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट ड्यू टू वीकनेस। कोई कोई पेशेंट के शरीर में इतना वीकनेस रहता है, इतनी थकावट रहती है कि वो कुछ भी मूवमेंट्स नहीं कर पाता, और बिना मूवमेंट किए क्या हो सकता है? डिस्कम्फर्ट हो सकता है। कभी कभी आप ज़्यादा देर हाथ ऐसे रखते हो, फिर से 2-3 घंटा हाथ ऐसे रखेंगे, फिर से ऐसे लेंगे, तो आपको बहुत सारा पेन होगा। वैसे ही पेशेंट के बारे में होता है। ओके, सो रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट्स ड्यू टू वीकनेस, रिंकल्स, सॉइल एंड बेड शीट्स। जब भी बेड शीट्स जो है वो ज़्यादा ख़राब हुए रहेंगे और गीले रहेंगे, तभी भी पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो सकता है। देन लैक ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कम होने की वजह से, मतलब मूवमेंट्स पेशेंट के शरीर में कम होने की वजह से डिस्कम्फर्ट हो सकता है। डिले और इनएडिक्वेट अटेंशन टू मीट द पर्सनल नीड्स। हमने जब भी बहुत सारे पेशेंट वार्ड में रहते हैं, तो एक आधा पेशेंट के पास हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है। ओके, सो उससे भी पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो सकता है। डिले और इनएडिक्वेट अटेंशन, वो जो पैरालिसिस पेशेंट है वो खुद मूवमेंट्स नहीं कर सकता, और जो सर्जरी पेशेंट है, जैसे कि स्पाइन सर्जरी हुई है, फ्रैक्चर हुआ है, ऐसे पेशेंट्स खुद मूवमेंट्स नहीं कर सकते, तो उसको किसी ने तो हेल्प करना चाहिए मूवमेंट के लिए। तो हमने कभी कभी काम के इसमें हमने ध्यान नहीं दिया वो पेशेंट की तरफ, तो क्या हो सकता है? पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो सकता है। ओके, देन टेम्परेचर एक्सट्रीम। ये जैसे समर सीज़न है, अभी जो चालू है सीज़न, समर सीज़न, तो पेशेंट जब भी एडमिट रहते हैं, पेशेंट जो मैट्रेसेस रहते हैं, पेशेंट जहाँ पे सोए रहते हैं, वो मैट्रेसेस है, वो मैट्रेसेस का रेक्सिन जो रहता है वो ज़्यादा गर्मी देता है नीचे से, सो पेशेंट को कभी कभी डिस्कम्फर्ट हो सकता है उससे। ओके, एक्सट्रीम टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पेशेंट को डिफ़िकल्टी हो सकती है सोने के लिए, या बेड सोर होने के चांसेस तभी ज़्यादा हो सकते हैं। एंड टू ब्राइट लाइट्स एंड ग्लेयर्स। जब भी वार्ड में ज़्यादा लाइट्स रहेंगे तो पेशेंट सो नहीं पाता है, ज़्यादा लाइट्स के वजह से, ग्लेयर्स के वजह से। ओके, सो नहीं पाता है, सो उससे भी पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो सकता है। देन फियर एंड एंजाइटी ड्यू टू इलनेस। जो बीमारी हुई है उसके वजह से जो एंजाइटी है, घबराहट है पेशेंट में, तो उसके वजह से भी डिस्कम्फर्ट हो सकता है। देन इनसिक्योरिटी फीलिंग। हॉस्पिटल में जब भी आते हैं पेशेंट, तो उनको इनसिक्योरिटी फीलिंग रहती है, क्योंकि उसके पास उनके घर वाले नहीं रहते, घर के जैसा बर्ताव नहीं कर सकते पेशेंट, तो उसके लिए उनको क्या रहती है? इनसिक्योरिटी रहती है, और उसके वजह से भी डिस्कम्फर्ट हो सकता है। लैक ऑफ स्लीप। पेशेंट की जगह बदलती है वार्ड में, जब भी आता है पेशेंट घर में अलग सिचुएशन रहती है। हम लोग जब भी हमारा कुछ तो जगह चेंज हो जाती है, तो हमको रात की नींद नहीं आती है, तो वैसे ही पेशेंट के बारे में होता है। लैक ऑफ स्लीप की वजह से क्या हो सकता है? डिस्कम्फर्ट हो सकता है। देन अनकम्फर्टेबल पोजीशन। पेशेंट की अनकम्फर्टेबल पोजीशन हमने रखी है, खुद मूवमेंट्स नहीं कर सकता है, पर हमने ही दी उसको पोजीशन दी है, तो उसको अनकम्फर्टेबल है, वो बोल भी नहीं सकता कि मेरा पाँव ऐसा रखो वैसा रखो, सो अनकम्फर्टेबल पोजीशन की वजह से भी डिस्कम्फर्ट हो सकता है। देन इनडाइजेशन एंड इरेगुलर बॉवल मूवमेंट्स। कभी कभी किसी किसी को ऐसी आदत रहती है कि 2 नंबर को नहीं जाएंगे तो उनको दिन भर बेचैनी सी रहती है,
सो कभी पेशेंट ऐसे एडमिट रहेंगे तो उनको बाहर के टॉयलेट में जाने को कैसे तो लगता है, तो उसके वजह से भी उनको डिस्कम्फर्ट हो सकता है, इंडाइजेशन एंड इरेगुलर बाउल मूवमेंट्स। ओके, सो ये सब क्या है, रीजंस है डिस्कम्फर्ट्स के। ओके, कौन से रीजंस है? पेन, restriction of movement due to weakness, wrinkles, soil and bed sheets, then delay or inadequate attention to meet the personal needs, lack of exercise, temperature extreme, too bright lights and glares, fear and anxiety due to illness, insecurity feeling, lack of sleep, uncomfortable position, indigestion and irregular bowel movements। ओके, ये सब क्या है, रीजंस है डिस्कम्फर्ट्स के। ओके, और कंफर्ट मतलब क्या? कंफर्ट मतलब व्हाट इज मीन बाय कंफर्ट? कंफर्ट इज अ स्टेट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम पेन, डिस्कम्फर्ट, टेंशन एंड एंजाइटी। ओके, कंफर्ट की डेफिनेशन क्या हुई? Comfort is the state of freedom from pain, discomfort, anxiety and tension। ओके, सो ये डेफिनेशन है कंफर्ट की। कंफर्ट की डेफिनेशन पूछी जाती है बहुत बार। सो कॉजेस भी पूछे जाते हैं, व्हाट इज द कॉजेस ऑफ डिस्कम्फर्ट। देन डिवाइसेस प्रमोटिंग द फिजिकल कंफर्ट, पेशेंट को फिजिकल कंफर्ट के लिए अलग अलग डिवाइस यूज़ करते हैं हॉस्पिटल में, तो वो डिवाइसेस हम लोग देखेंगे। मैकेनिकल सर्विसेज, ऑल द कंफर्ट डिवाइसेस आर invented articles which would add to comfort of the patient when used in appropriate manner. These devices relieve the discomfort and help in maintaining a correct posture। हम लोग हॉस्पिटल में अलग अलग डिवाइसेस यूज़ करते हैं जो पेशेंट को पोजीशन देने के लिए, पेशेंट का पोस्चर अच्छा रखने के लिए ये डिवाइसेस यूज़ करते हैं। तो उसमें फर्स्ट है पिलो। पिलो are used to give a comfortable position to the patient. These are mostly used to support the various parts of the body। कभी कभी पेशेंट क्या होता है, बहुत खुद एक पोजीशन में नहीं रह सकता, तो क्या करते हैं हम लोग, पिलो का यूज़ करते हैं। ओके, तकिया का यूज़ करते हैं, जैसे कि पेशेंट एक साइड में अच्छे से सो सके, लैटरल पोजीशन नहीं तो सिम्स पोजीशन में, ओके, प्रोन पोजीशन में अच्छे से सो सके, इसके लिए क्या करते हैं, पिलोज का यूज़ करते हैं। ओके, पर्पजेस ऑफ पिलोज: टू मेंटेन द प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट, पेशेंट की बॉडी अलाइनमेंट अच्छे रखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। टू सपोर्ट द बॉडी पार्ट्स इन अ गुड अलाइनमेंट, कोई बॉडी पार्ट्स हैं उनको अच्छा एक सेम पोजीशन में रखने के लिए पिलो का यूज़ करते हैं। जैसे कि पेशेंट पैरालाइज है तो उनका फुट ड्रॉप होने के चांसेस रहते हैं, उनके पैर में कुछ भी सेंसेशन नहीं है, तो उसके वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट का फुट ड्रॉप हो सकता है। तो फुट ड्रॉप नहीं हो इसके लिए पिलो देते हैं नीचे। ओके, हेल्प टू रिड्यूस द प्रेशर, जो प्रेशर सोर होते हैं वो रिड्यूस करने के लिए पेशेंट के साइड में पिलोज लगाते हैं। देन इट कैन बी फोल्डेड, रोल्ड और टक फर्मली अगेंस्ट द बॉडी। ये क्या पिलोज कैसे यूज़ करते हैं, ये रोल भी करके पेशेंट के पास रखते हैं, नहीं तो टक करके मैट्रेसेस के नीचे या जो बेडशीट्स है उसके नीचे डाल के पेशेंट को अच्छे से पोजीशन दे के हम लोग एक कंफर्टेबल पोजीशन दे सकते हैं। इट इज़ यूज टू सपोर्ट द हेड, नेक, आर्म्स, लेग्स एंड पार्ट्स ऑफ द बैक। ये किसके लिए पिलोज यूज़ करते हैं, हाथ और पैर के लिए सपोर्ट के लिए, हेड के सपोर्ट के लिए, नेक के सपोर्ट के लिए एंड द अदर पार्ट्स, द बैक पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, देन नेक्स्ट कंफर्टेबल डिवाइस इज
बैकरेस्ट। कंफर्ट डिवाइस में फर्स्ट हमने देखा पिलो, देन सेकेंड इज बैकरेस्ट। बैकरेस्ट जो अपने लैब में है, पीछे पेशेंट को सपोर्ट देने के लिए, पीठ को सपोर्ट देने के लिए, जब भी बैठते हैं पेशेंट तभी उनको सपोर्ट देने के लिए बैकरेस्ट का यूज़ करते हैं। इट इज़ द मैकेनिकल डिवाइस which provides a suitable support and rest the back of the patient in sitting position। जब भी पेशेंट बैठता है, सिटिंग पोजीशन में है, तभी बैकरेस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट इज, so purposes of backrest are to support back, to facilitate easy breathing। जब भी पेशेंट अपने पास आता है ब्रीदिंग कंप्लेंट से, आस्थमाटिक अटैक आता है कभी कभी पेशेंट को, तभी पेशेंट को बिठाने के लिए बैकरेस्ट का यूज़ करते हैं। पर अभी बैकरेस्ट मोस्टली अवेलेबल नहीं रहते, जो बेड है वही बेड को ही प्रॉप अप किया जाता है चाबी से। ओके। पहले के जब भी पहले बैकरेस्ट अलग से बेड्स अवेलेबल नहीं थे, सादे खाट रहते थे वार्ड में, तो तभी क्या यूज़ होता था, बैकरेस्ट का यूज़ होता था। ओके। नेक्स्ट इज रोल्ड। थर्ड डिवाइस इज रोल। रोल मतलब जो बेडशीट का रोल करते हैं, कभी कभी ब्लैंकेट्स का रोल करते हैं, उसको स्टिकिंग लगा के रोल जैसा उसको शेप देते हैं। Roll hand rolls are made of cloth and roll into the cylindrical shape about 4 to 5 inches long, 2 to 3 inches in diameter and stiff firmly। ये अलग अलग साइज एंड शेप के रहते हैं। कभी कभी बेडशीट्स के भी करते हैं एंड कभी कभी क्या करते हैं, छोटे छोटे कॉटन्स के या बैंडेजेस के रोल किए जाते हैं। ओके। सो ये रोल्स का पर्पस क्या है, टू कीप द फिंगर्स फ्री बीइंग हेल्ड टू टाइट अ फिस्ट। जब भी पेशेंट को फिट आती है तो पेशेंट जोर से हाथ ऐसे करता है, तो उनके नाखून उनको खुद को नहीं लगने चाहिए, इसके लिए हाथ में क्या करते हैं, रोल रखते हैं। छोटे छोटे रोल बना के, छोटे बेडशीट्स के नहीं तो कॉटन्स के रोल बना के उनके फीस में फंसा देते हैं। ओके। जिस वजह से ये नाखून पेशेंट को खुद इंज्योर न करे, इसके लिए। ओके। और कभी कभी पेशेंट के पैर के नीचे रोल यूज़ करते हैं। थाई रोल्स आर मेड अप बाय फोल्डिंग अ शीट्स टू द डिजायर्ड लेंथ 2 to 3 feet एंड देन रोल्ड इनटू अ टाइट सिलेंडर। ये पैर के नीचे कभी कभी रखने के लिए बड़े रोल यूज़ करते हैं, जो बेडशीट्स के बनाते हैं या ब्लैंकेट्स के बनाते हैं। ओके। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंफर्ट डिवाइस। नेक्स्ट, फुट रेस्ट। फुट रेस्ट मतलब फुट को लगाने के लिए, जो पैर है पेशेंट का उनको लगाने के लिए फुट रेस्ट का यूज़ करते हैं, जो फुट ड्रॉप ना हो इसके लिए। ओके। फुट रेस्ट, देयर इज अ मैकेनिकल डिवाइस यूज टू गिव अ रेस्ट टू द फीट। जो एल शेप में रहता है। ओके। ये साइड यहाँ पे पेशेंट का पाँव आता है, वो पाँव ऐसे स्ट्रेट 90 डिग्री रखने के लिए फुट रेस्ट का यूज करते हैं, और इधर ऐसे पट्टी बेल्ट रहता है जो पैर को सपोर्ट दे। ओके। और ये हार्ड पार्ट रहता है जो बेंड नहीं हो सकता। ओके। सो पेशेंट का पैर पूरा ऐसे 90 डिग्री रह सकता है। फुट ड्रॉप होने की वजह से कभी कभी पेशेंट बाद में फिर से जब भी अच्छा कोशिश करेगा, उसको फिर चलने को आएगा, तभी
वो अच्छे से चल नहीं पाएगा। इसके लिए फुट ड्रॉप हम लोग को प्रिवेंट करना है। तो फुट ड्रॉप प्रिवेंट करने के लिए फुट रेस्ट का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये एल शेप रहते हैं और पेशेंट जब भी सोया रहता है तभी ये ऐसे सपोर्ट लगाते हैं, उसको बोलते हैं फुट रेस्ट। टू मेंटेन द नॉर्मल पोजिशन ऑफ द फीट, टू प्रमोट द कंफर्ट, टू प्रिवेंट द फुट ड्रॉप। ओके, नेक्स्ट इज सैंड बैग्स, जो अपने लैब में देखा है आपने, सैंड बैग्स जिसमें बहुत सारी मिट्टी भरी रहती है, ऐसे बैग्स। ओके, सैंड बैग्स उसको बोलते हैं। तो सैंड बैग का यूज़ क्या है वार्ड में? ये फुट ड्रॉप होने के लिए जो वार्ड में ये फुट रेस्ट अवेलेबल नहीं रहता, वहाँ पे सैंड बैग यूज़ करते हैं, यहाँ पे सपोर्ट देने के लिए, पैर को सपोर्ट देने के लिए। नहीं तो कौन सा भी बॉडी पार्ट्स है उसका मूवमेंट नहीं होने के लिए उसके ऊपर क्या रखा जाता है? सैंड बैग्स रखा जाता है। जैसे कि हाथ फ्रैक्चर है तो ये हाथ का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, तो पेशेंट के इधर हाथ पे सैंड बैग रखा जाएगा, तो वो ऊपर नहीं उठा पाएगा, सैंड बैग रखेंगे। ओके, सो सैंड बैग दिस आर द कैनवास, रबर और प्लास्टिक बैग्स फिल्ड विद द सैंड। उसमें बहुत सारी मिट्टी भरी पड़ी रहती है। देयर दिस आर यूज टू इमोबिलाइज द पार्ट बॉडी का कौन सा भी पार्ट इमोबिलाइज करने के लिए सैंड बैग्स का यूज़ करते हैं। पर्पज इज टू रिलीव डिस्कम्फर्ट, यूज टू सपोर्ट द बॉडी पार्ट्स, यूज टू इमोबिलाइज द बॉडी पार्ट्स, यूज टू सपोर्ट फ्रैक्चर बोन्स, टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप और रिस्ट ड्रॉप। ओके, सो ये कंफर्ट डिवाइस जब भी आपको पूछेंगे, राइट डाउन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंफर्ट डिवाइस विच आर यूज इन द हॉस्पिटल्स, ऐसे एक क्वेश्चन रहेगा। और मेंशन एनी 5, तो एनी 5 मेंशन करने के लिए जब भी आपको बोलेंगे तो क्या करना है, आपको 5 लिखना ही है, पर उसके वो क्या है, पिलो का मतलब क्या है? पिलो इज यूज टू comfort एज अ comfort गिव टू कंफर्टेबल पोजिशन टू द पेशेंट, एंड देन पर्पज लिखने हैं उनके। ओके, सैंड बैग्स के बारे में लिखना रहेगा, तो सैंड बैग्स कैसे रहता है, कैनवास का और रबर का बैग, प्लास्टिक बैग रहता है, उसमें बहुत सारा सैंड रहता है और उसके पर्पजेस लिखने हैं। सो जो पार्ट्स आपको लिखने के लिए बोलेंगे तो ईच कंफर्ट डिवाइस का आपको मीनिंग और उसका पर्पजेस लिखना है। ओके, तो खाली उनका नाम नहीं लिखना है आपको, ये 5 नहीं तो 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। राइट डाउन द कंफर्ट डिवाइस विच आर यूज इन द हॉस्पिटल्स, एनी 5, डिस्क्राइब एनी 5। ओके, सो ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछेंगे तो 5 आपको लिखने हैं, उसका साथ उनका डिस्क्रिप्शन भी लिखना है। ठीक है, तो सैंड बैग का देखा। देन एयर एंड वाटर मैट्रेस, हवा और पानी की गद्दी, जो बेडसोर पेशेंट को नहीं होने के लिए हम लोग देते हैं। ज़्यादा देर तक, लॉन्ग पीरियड तक पेशेंट जब भी बेड रिडन रहेगा, जैसे कि स्पाइनल सर्जरी है, स्पाइनल इंजरी का पेशेंट है, कोमैटोस पेशेंट है, बेडसोर जो पैरालाइज पेशेंट है, सो ये पेशेंट के लिए लॉन्ग टर्म जो पेशेंट बेड रिडन रहते हैं उनके लिए एयर मैट्रेसेस और वाटर मैट्रेसेस यूज़ करते हैं। ओके, so these are used for very thin and obese patient। कभी कभी पेशेंट जो ज़्यादा वेटेड पेशेंट है और ज़्यादा पतला पेशेंट है उसके लिए भी ये गद्दी यूज़ करते हैं। ओके, क्योंकि जो पतला पेशेंट रहता है तो उनकी हड्डियाँ ज़्यादा दिखती है, और जो हड्डियाँ दिखेंगी तो उन सेम पोजीशन में जब भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, उनका स्किन ऑलरेडी पतला रहता है। ओके, और हड्डियाँ दिखती है सब जगह से, तो उनको बेडसोर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और ज़्यादा ओबेस पेशेंट को भी बेडसोर होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा वेट की वजह से बेडसोर हो सकता है। ओके, सो बहुत थिन और ओबेस पेशेंट को ये यूज़ करते हैं, दोज हु आर प्रोन टू गेट बेडसोर्स, एंड इट हेल्प्स टू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टू द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करते हैं, सब जगह पे अपने बॉडी पार्ट्स पे इक्वल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे कि आपने एयर मैट्रेस कभी देखा है वार्ड में? नहीं देखा? जो एयर मैट्रेस रहता है उसमें छोटे छोटे बलून्स रहते हैं, ऐसे
शेप में एयर मैट्रेसेस रहते हैं, देखा है आपने? ओके, सो ये क्या होते हैं, जब भी ये बलून फूक जाते हैं हवा से, तो ये इसमें से हवा निकल जाती है। ओके, अल्टरनेट ये ऐसे होते जाते हैं, एक फुगा में से हवा निकलती है, एक में भर जाती है, तो क्या होता है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होता है सब जगह पे, एक ही जगह पे प्रेशर नहीं पड़ता है बॉडी का। तो ऐसे यूजेस है ये एयर और वाटर मैट्रेसेस के। पर्पजेस टू इम्प्रूव द सर्कुलेशन, to provide a comfort, to prevent pressure sores, use in very thin and very obese patients. Okay, समझ में आया? एयर और वाटर मैट्रेसेस का पर्पजेस क्या है? टू इम्प्रूव सर्कुलेशन, पेशेंट का पीछे का सर्कुलेशन इम्प्रूव करने के लिए, टू प्रोवाइड कंफर्ट, टू प्रिवेंट प्रेशर सोर्स एंड यूज इन वेरी थिन और वेरी ओबेस पेशेंट्स। नेक्स्ट डिवाइस इज रिंग्स। रिंग्स भी रबर्स की रहती है और ये इसमें हवा भरते हैं। ओके, जैसे कि वो स्विमिंग पूल में जैसे यूज़ होती है, वैसे ही पेशेंट के लिए छोटी साइज में रहती है रिंग। एयर आर मेड एयर रिंग्स आर मेड बाय अ रबर्स एंड दिस एयर रिंग्स इज inflated about half full, rested for leakage, cover and then placed under the patient hips in such a way that the wall is in one side. जो ये रिंग्स रहती है उसके लिए ये एयर फिल करने के लिए एक साइड में वॉल रहता है। ओके, जब भी हम लोग ये एयर फिल करते हैं, इसमें एयर भरते हैं, हवा भरते हैं, तो पूरी भरनी नहीं चाहिए, हाफ फिल करनी चाहिए। ओके, और ये पार्ट है वो बाहर के साइड में रखना चाहिए, पेशेंट को लगना नहीं चाहिए, ये जो एयर भरते हैं ना वो पार्ट वॉल का। और पेशेंट को थाई के नीचे देते हैं, सैक्रम के नीचे ये देते हैं, टू प्रिवेंट द प्रेशर सोर्स। ओके, टू लिफ्ट द हिप फ्रॉम द बेड, टू प्रिवेंट द बेड सोर्स, टू प्रिवेंट द डायरेक्ट प्रेशर ऑन बोनी प्रोमिनेंस, बोनी जो हड्डियों के प्रोमिनेंस चांसेस है, जैसे कि सैक्रल रीजन है। ओके, जो एंकल रीजन है, नीचे का पैर का एंकल रीजन है, वहाँ पे हड्डी प्रोमिनेंट रहती है, तो वहाँ पे जो बेडरिडन पेशेंट है वो हिल डुल नहीं सकता, तो उनके वो पैर के नीचे ज़्यादा बोनी प्रोमिनेंस है, वहाँ पे ये रिंग्स लगा देते हैं। देन नेक्स्ट इज द बेड क्रेडल। बेड क्रेडल मतलब जो बर्न पेशेंट रहता है, जला हुआ पेशेंट, उसके शरीर पे जो बड़ा सा पिंजरा रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? बेड क्रेडल। ओके, आपने देखा है मूवी में वगैरह देखा रहेगा, उसके शरीर पे पूरा ऐसा पिंजरा रखते हैं बड़ा सा। ओके, उसका अंदर का पार्ट पेशेंट पूरा ओपन रहता है, क्योंकि वो उसके ऊपर क्लोथ्स नहीं हम डाल सकते, पूरा जला हुआ पेशेंट रहता है, तो उसके ऊपर ये मेटल का पिंजरा डालते हैं और वो पिंजरे के ऊपर बेडशीट डालते हैं। ओके, पेशेंट का एयर सर्कुलेशन होने के लिए बॉडी में। ओके, सो बेड क्रेडल दिस आर वेरी वाइडली इन साइज, बड़े साइज में रहता है, ये वुडन का भी रहता है और मेटल का भी रहता है। ओके, द बेड क्रेडल सपोर्ट्स एंड टेक ऑफ अ वेट ऑफ टॉप बेडिंग्स, मतलब पेशेंट को जब भी हम लोग को पूरा ओपन रखते हैं तभी ये क्रेडल यूज़ करते हैं, पेशेंट को अंदर ओपन रखते हैं और ऊपर से वो क्रेडल रखते हैं और क्रेडल के ऊपर बेडशीट डालते हैं, पेशेंट का अंदर का कुछ बॉडी उसको प्राइवेसी मेंटेन के लिए पेशेंट। ओके, दीज आर सेमी सर्कुलर इन शेप, मेड अप ऑफ वुड और मेटल्स। पर्पजेस आर टू प्रिवेंट द टॉप क्लोथ इफ कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट्स, स्पेशली इन बर्न पेशेंट। बर्न पेशेंट को हम लोग क्लोथिंग नहीं कर सकते, तो उनको ओपन रखते हैं और ऊपर से ये क्रेडल डालते हैं। टू अप्लाई अ हीट इन केस ऑफ ड्राइंग प्लास्टर कास्ट, पेशेंट को बहुत सारी इंजरी हुई है, बहुत सारी फ्रैक्चर्स है, तो प्लास्टर कास्ट करेंगे पूरे शरीर में, और वो प्लास्टर कास्ट ड्राई होने के लिए क्रेडल का यूज़ करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल क्रेडल का यूज़ करते हैं जो हीट प्रोवाइड करता है। ओके, द इलेक्ट्रॉनिक बेड क्रेडल्स आर यूज्ड टू सप्लाई द डिजायर्ड वार्मथ इन केस ऑफ शॉक,
शॉक पेशेंट में ये इलेक्ट्रिकल क्रेडल यूज़ करते हैं, जैसे कि अंदर वो पेशेंट को हीट मिल सके। ओके, नेक्स्ट इज द बेड ब्लॉक्स। बेड ब्लॉक्स भी पुराने ज़माने में यूज़ करते थे, अभी नहीं यूज़ करते। बेड ब्लॉक्स ये वुडन ठोकले जैसे रहते हैं, बड़े बड़े स्क्वायर टाइप, बड़े बड़े वुडन के जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में मालूम नहीं, मराठी में उसको लकड़ी का ठोकला बोलते हैं। इतना बड़ा बड़ा रहता है जो बेड के नीचे रखते हैं। ओके, पेशेंट को हेड हाई या हेड लो पोजीशन देने के लिए। ओके, पर अभी बेड ही वैसे रहते हैं, बेड को चाबी लगा के बेड को हेड हाई करते हैं, नहीं तो हेड लो करते हैं। पहले के ज़माने में बेड ब्लॉक्स रहा करते थे, जो अभी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाएंगे तभी वहाँ पे दिखाई देंगे बेड ब्लॉक्स। दीज आर द मेड अप ऑफ वुड्स एंड इट मे बी अ हाई और लो। दीज आर प्लेस्ड अंडर द फुट ऑफ द बेड फॉर वेरियस रीज़न। पेशेंट के बेड के नीचे रखते हैं। जब भी पेशेंट को बोलेंगे, डॉक्टर बोलेंगे पेशेंट को हेड लो पोजीशन दो। हेड लो मतलब पेशेंट का जो हेड है वो नीचे के तरफ और जो पैर का बाजू है वो ऊपर करना है। मतलब आपको बेड ब्लॉक्स किधर लगाने हैं? पैर के साइड में। ओके, जो खाट रहती है वो उसके जो 4 पहिए रहते हैं उसके नीचे के पैर में 2 बेड ब्लॉक्स लगाने। जब भी डॉक्टर्स बोलेंगे पेशेंट को हेड लो पोजीशन दो, हेड हाई बोलेंगे तो हेड के साइड में आप बेड ब्लॉक्स लगाएंगे। ठीक है, टू प्रिवेंट द शॉक। जब भी पेशेंट को शॉक लगता है तो पेशेंट को यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होता है, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई पहुँचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हेड लो पोजीशन देंगे पेशेंट को। टू अरेस्ट हैमरेज, पेशेंट का हैमरेज कम करने के लिए, जैसे कि किधर से हैमरेज है वो पहला देखना है। जैसे कि फुट के साइड में हैमरेज रहेगा तो यहाँ की साइड ऊपर करेंगे, हेड में हैमरेज रहेगा तो हेड की साइड ऊपर करेंगे। ओके, हैमरेज कम होने के लिए। टू रिटेन एनिमा, रिटेन एनिमा में पेशेंट को हेड लो पोजीशन दी जाती है, क्योंकि वो जो एनिमा हम लोग जो देते हैं वो पेशेंट के पेट में ही थोड़ी देर रहना चाहिए, इसके लिए हेड लो पोजीशन दी जाती है। एंड आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया जब भी देते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया मतलब पीठ में जब इंजेक्शन देते हैं, पीछे इंजेक्शन देते हैं भूल के लिए, तो वो उसको बोलते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया। और स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद भी हेड लो पोजीशन दी जाती है। ओके, टू प्रोवाइड अ ट्रैक्शन, टू पोजीशन अ पोस्चरल ड्रेनेज, टू गिव अ ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। ये पोजीशन हम आगे देखेंगे रिवाइज लेक्चर में। ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन भी है, उसमें पूरा बेड हेड के साइड से ऊंचा किया जाता है, नहीं तो हेड के साइड में लो किया जाता है, उसको बोलते हैं ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। नेक्स्ट डिवाइस है एयर कुशन, सेम एज दिस रिंग्स। हवा की गद्दी बोलते हैं उसको। छोटे छोटे अभी मार्केट में अवेलेबल रहते हैं छोटे छोटे एयर के पिलोज, जिसमें हवा भरी पड़ी रहती है, उसको बोलते हैं एयर कुशन। वो सेम पर्पज़ है, जो बेड सोर न हो पेशेंट के, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एयर कुशन। देयर आर राउंड शेप एंड मेड अप ऑफ रबर्स, दिस कैन बी inflated with the air and these are used to take off the weight of the body. Purposes are to promote the comfort to the client and to relieve the pressure on certain parts of the body. पेशेंट को बेड सोर न हो इसके लिए यूज़ करते हैं। सो दीज आर ऑल द कंफर्ट डिवाइस। आपको पूछेंगे 5 लिखो कंफर्ट डिवाइस या 6 लिखो, तभी कंफर्ट डिवाइस लिखना है और उसके आगे उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। ठीक है, दीज आर द कंफर्ट डिवाइस। समझ में आया? डेफिनेशन ऑफ कंफर्ट डिवाइस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंफर्ट डिवाइस एंड कॉजेस ऑफ कंफर्ट डिस्कम्फर्ट इन द पेशेंट। अलग अलग कॉजेस है डिस्कम्फर्ट। कौन से कॉजेस है? डिस्कम्फर्ट क्यों होता है पेशेंट को? पेन की वजह से। देन
जोर से बोलो। लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ एक्सरसाइज, insecurity feeling, temperature extreme, fear and anxiety due to illness, too bright light and glare lights, then lack of sleep, uncomfortable position, indigestion and irregular bowel movement, sorry, ओके। सो ये सब कॉजेस है डिस्कम्फर्ट के। एंड अलग अलग कंफर्ट डिवाइस कौन से हमने देखे? कंफर्ट डिवाइसेस पिलोज है, बैक रेस्ट, रोल, फुट रेस्ट, सैंड बैग्स, एयर एंड वाटर मैट्रेसेस, रिंग्स, बेड क्रेडल्स, बेड ब्लॉक्स एंड एयर कुशंस। ये सब क्या हुए? कंफर्ट डिवाइस, जो कि पेशेंट को हॉस्पिटल में पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं अलग अलग पोजीशन देने के लिए, पेशेंट का जो डिस्कम्फर्ट है वो कम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे बॉडी मैकेनिक्स।